गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारी पूर्व वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों ने समझा कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है जो 1804 से 1815 ईस्वी के बीच में यह प्रमाणित होता है कि उसने संपूर्ण प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का खात्मा करते हुए राजतांत्रिक व्यवस्था को संपूर्ण रूप से लागू करता है। तदुपरांत जब जनता उसके अधीन होती है, उस पर विश्वास करने लगती है, तो उसी समय उसने अपनी उस प्रक्रिया के द्वारा अपनी शक्ति का बल का प्रयोग करते हुए समस्त क्षेत्रों में फिर से एक कर बढ़ा देता है, चुंगी कर बढ़ा देता है और समस्त भूमि कर बढ़ा देता है। इससे पूरी जनता फिर से प्रताड़ित हो जाती है और धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास खत्म कर देती है और विश्वास को खत्म करने के उपरांत फिर से जनता की यह मांग हो जाती है कि पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में अलग अलग स्थानों पर फिर से प्रजातंत्र कायम किया जाए, फिर से प्रजातंत्र की डोर लागू की जाए। तो इन समस्त प्रक्रियाओं को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि जो फ्रांस था, उस फ्रांस में जो वर्गों का बंटवारा किया गया था, जो प्रांतों का बंटवारा किया गया था, वह किस तरीके से था, यानी पूरे फ्रांस की गतिविधि किस प्रकार से थी, पूरा फ्रांस किस वर्गों में बटा हुआ था। तभी हम यह जान पाएंगे किस तरीके से उन लोगों ने एक साथ जुटकर फिर से नेपोलियन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसमें आप पहले हेडिंग समझेंगे कि राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया क्या थी, जिसमें यूरोप कई वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अभिजात वर्ग, पहला वर्ग था अभिजात वर्ग। पहला अभिजात वर्ग का अर्थ यह है कि वह कुलीन वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें सामंत, पादरी, उच्च वर्गीय लोग शामिल थे, जिसमें से उच्च वर्ग के लोग आते थे। वह सभी वर्ग के लोगों ने अपने जीवन को बहुत ही सहजता के साथ यापन कर रहे थे। कह सकते हैं कि वह जीवन इस प्रकार से चल रहा था जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा या बड़े कुलीन वर्ग अपने घरों में, मकानों में अपने तरीके से रहा करते थे। उनके ऊपर किसी प्रकार का अभिशाप नहीं था, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। तो वह समस्त वर्ग ही अभिजात वर्ग कहलाया। और दूसरा वर्ग था मध्य वर्ग, जिसमें कुछ अधिकारी गण आते थे, जिसमें जज, वकील, अध्यापक तथा व्यापारी और कुछ पदाधिकारी, ये समस्त मध्य वर्ग में आते थे। हम कह सकते हैं कि पूरा जो फ्रांस था उसमें मध्य वर्ग की यही प्रक्रिया थी। और तीसरा वर्ग था निम्न वर्ग, जिसमें हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग के लोग वह थे जैसे कि किसान, श्रमिक, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये समस्त वर्ग के लोग जो थे वो निम्न वर्ग में आते थे। तो हम ये माने कि यह संपूर्ण पूरा का पूरा फ्रांस तीन वर्गों में विभक्त था, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग ना होकर एक ही धर्म को मानने वाले थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे और फ्रेंची भाषा बोलने वाले थे और एक ही प्रकार की प्रक्रिया को प्रादुर्भाव में लिए हुए थे। सबका कोई विशेष अलग से धर्म नहीं था, सब एक ही भाषा के अंतर्गत आते थे। जितने भी तीन वर्ग के लोग थे, उसमें कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग थे जैसे यहूदी धर्म को मानने वाले या अन्य कैथोलिक धर्म को मानने वाले या प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले, परंतु टोटली हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि सब के सब ईसाई ही थे। अब आगे हम बढ़कर यह ध्यान देते हैं कि उदार राज्य की भावना, यानी पूरे फ्रांस में जितनी भी क्रांति का जन्म हुआ उसमें किसी प्रकार की ऐसी जटिलताओं को देखने को नहीं मिला जिससे संपूर्ण फ्रांस को एक आघात पहुंचे। उसमें उदारवादी भावना का जन्म हुआ था, यानी सहिष्णुता के साथ क्रांतियों का जन्म हुआ और धीरे धीरे पूरे समुदाय के साथ वहां पर अपने स्थापित को स्थापित किया, अपने अधिकार को प्राप्त किया। इसमें से पहला है मताधिकार। उदारवादी प्रक्रिया को देखें तो मताधिकार में फ्रांस में महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वे मतदान कर सकती थी, पुरुषों को भी अधिकार दिया गया था कि वे मतदान कर सकते थे, परंतु उसमें अभिजात वर्ग के ही लोग थे जिनको यह अधिकार प्राप्त था। यानी कहने का अर्थ यह है कि वह ऐसे वर्ग के लोग थे जिनके पास बहुत अधिक धन संपदा या उच्च वर्ग के लोग होते थे, वही केवल राजतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान कर सकते थे या
जो उसमें प्रजातांत्रिक कानून लागू किए गए थे उसके अंतर्गत मतदान कर सकते थे, परंतु कोई निम्न वर्ग या मध्य वर्ग का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। दूसरी बात कहें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण को लेकर प्रांतों को देखा गया तो कई भागों में विभक्त था, 39 भागों में प्रांतों को बांटा गया था और सभी प्रांत में 5% चुंगी कर लगाया गया था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उन्हें 5% चुंगी कर देना होता था। तो यह एक बात यह भी देखने को मिली कि प्रांत जो थे वहां के फ्रांस के वो कई भागों में बटे थे, तो 39 भागों में बटे थे। वहां की जनता इत्मीनान से अपने स्थान पर रहा करती थी। 1815 के बाद एक नई रूढ़िवाद का जन्म हुआ, जब यह क्रांति धीरे धीरे सभी वर्गों में यह जागरण सा आया, यह एक प्रादुर्भाव हुआ कि किस तरीके से हमें निरंकुश शासक के खिलाफ, यानी उस समय जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एक तानाशाही प्रवृत्तियों के अधिकार के तहत ढकेल दिया और धीरे धीरे पूरे समुदाय को अपने अधिकार में ले लिया, तब फिर से जनता ने यह मान लिया कि हमें निरंकुशता को खत्म करना है और फिर से हमें यह बात लानी है। तो उसमें रूढ़िवाद का अर्थ होता है जो एक ही प्रक्रियाओं के अंतर्गत लागू किया गया, एक ही नियमों के तहत लागू किया गया, यानी उसमें एक एकजुटता की प्रक्रिया देखने को मिलती है, एकाधिकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है, इसी को हम रूढ़िवाद कहते हैं। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया आदि ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया, यानी जो 3-4 लोगों का एक गुट था रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए, 3-4 देशों का एक छोटा छोटा ग्रुप था, उसने मिलकर रूढ़िवादिता को खत्म कर दिया। फिर धीरे धीरे जब नेपोलियन पराजित हो जाता है तो पूरे फ्रांस में ये 3 वर्ग के लोगों ने मिलकर लगभग अलग अलग क्षेत्रों से कई हजार वर्गों ने मिलकर यह प्रक्रिया का निर्वाह किया कि किस तरीके से हमें पूरा का पूरा फ्रांस में फिर से राजतंत्र को नष्ट करके रूढ़िवादिता को भंग करके प्रजातंत्र को लागू करना है। इसमें आपने यह समझा कि फ्रांस कितने वर्गों में बटा हुआ था, कितने प्रांतों में बटा हुआ था, कौन कौन से वर्ग के लोग उसमें थे और क्या क्या उनके व्यवसाय थे, क्या क्या उनका रोजगार हुआ करता था और किस तरीके से नेपोलियन के खिलाफ इन लोगों ने अपने आप को आगे लाकर उसके निरंकुश प्रतिक्रियावादी भावना को, तानाशाही प्रवृत्ति को खत्म किया। आगे आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, आगे चलकर अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वियना संधि होती है और पूरा का पूरा संपूर्ण फ्रांस वियना संधि के अंतर्गत लोकतंत्र में बदल जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।